गौरी से विवान ने मांगी माफ़ी, मितावली ने किया हर्ष पर हमला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे जैसे जादू तेरी नज़र का एपिसोड एक तनावपूर्ण पल से शुरू होता है, जब गौरी देवांश को एक जादुई पिंजरे में बंद कर देती है। देवांश शांत रहने की कोशिश करते हुए गौरी को ताना मारता है और कहता है कि वह उसे लंबे समय तक बनाए बंद करके नहीं रख सकती, सफल नहीं हो पाएगी। विवान आगे आता है और देवांश को चुनौती देता है। उसने पूछता है कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। देवांश अपने जादू का प्रयोग करने का प्रयास करता है लेकिन जादू नहीं कर पाता है। गौरी तब बताती है कि उसकी शक्तियाँ अस्थायी रूप से अक्षम हो गई हैं और वह उसे चेतावनी देते हैं कि वह उसे कुछ मिनटों के लिए शक्तिहीन हो जाएगा और अब उसे दौरान विवान के करीब रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इस बीच केसर देवांश को खोजने के से बेचैन है और विवान के परिवार के सदस्य उसकी बढ़ती बेचैनी को देखते हैं और उसे शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि केसर को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। पिंजरे में वापस देवांश गौरी पर हंसना शुरू कर देता है। उसे बताता है कि वह अनजाने में उसे केसर के क्रोध से बचा रही है और उसकी सुरक्षा अंततः विवान को नुकसान पहुंचाएगी। वह इस अवसर का लाभ उठाकर स्थिति को एक खेल में बदल देता है। अपनी शक्तियों के वापस आने का इंतजार करते हुए सावधानी से अपने अगले कदम की योजना बनाता है। दूसरी तरफ हर्ष, रश्मि और महेश केसर को शांत करने के लिए कोशिश करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं कि नियंत्रण खोने से स्थिति और खराब हो जाएगी। फिर गौरी आगे आती है और सभी को सच्चाई बताती है कि देवांश केसर के साथ ईमानदार नहीं रहा है और उसने उसे कुछ दुख पहुंचाया है। विवान और सुनता है कि केसर सक्रिय रूप से देवांश की तलाश कर रही है। किसी भी टकराव के से बचने के लिए वह एक विचार लेकर आता है। वो केसर से कहता है कि देवांश ने माफ़ी मांगने का इंतजार करने के बजाय वह शांति लाने के लिए खुद उसे माफ़ी मांगेगा। गौरी विवान की त्वरित सोच और ईमानदारी लेने की उसकी इच्छा से प्रभावित होती है, लेकिन वह उसे एक महत्वपूर्ण बात यह दिलाता है। विवान वास्तव में माफ़ी मांगना नहीं जानता। उसे पहले कभी किसी से दिल से माफ़ी नहीं मांगी। यह एक हल्का फुल्का पल शुरू होता करता है क्योंकि विवान माफ़ी मांगने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। वह गौरी माफ़ी मांगने का अभ्यास भी करने लगते हैं। हालांकि रिहर्सल के दौरान विवान सॉरी शब्द नहीं बोल पाता, जिससे गौरी और अर्जुन खुश हो जाते हैं। वे उसकी अजीबोगरीब हरकतों और झिझक के बारे में उसे चिढ़ाने लगते हैं। उधर गौरी उसे धीरे से बताती है कि माफ़ी अंदर से आनी चाहिए और इसे माफ़ी मांगने के लिए उसे वास्तव में महसूस करना होगा। जैसे जैसे वह शब्द सामने आता है, यह बताती है जा रही कि केसर के करीब आ रही है। विवान के पास उसे मनाने के लिए बस थोड़ा सा ही समय बचा है। गौरी केसर की हरकतों को देखने जाती है, तभी घटनाओं का एक अजीब मोड़ कहीं और होता है। एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और सिया और हर्ष को निशाना बनाता है। यह प्राणी बैटी के रूप में सामने आता है, जो अचानक उनके सामने धमकी भरे अंदाज से प्रकट होता है। हर्ष उसे तुरंत पहचान लेता है और उसका अतीत याद कर लेता है। वह उसकी कमजोरी के बारे में भी जानता है, आग के प्रति उसकी कमजोरी को, और सिया खुद को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद लेकिन यह बात काम नहीं करता और हर्ष को बताती है कि उसने अपनी पुरानी चोटों को ठीक करने के लिए थेरेपी करवाई है और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आई है। यह वह घोषणा करती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, उसकी बहन के भाग्य के लिए जिम्मेदार है और बदला लेने आया है। हालांकि डर के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय सिया बहादुरी से बेटी को दूर जाने की चेतावनी देती है। वह उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर वह हिंसा का विकल्प चुनती है तो वह खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होगी और उसे अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। सिया का दृढ़ रुख यह स्पष्ट करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों की रक्षा करेगी। विवान अपनी माफ़ी मांगने के लिए रिहर्सल करना जारी रखता है और गौरी उसे फिर भी ईमानदारी से बोलने और अपनी भावनाओं को मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उसे याद दिलाती है कि दिल से माफ़ी मांगना सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि इरादे और ईमानदारी के बारे में है। विवान आखिरकार समझने लगता है कि और हालांकि वह अभी भी संघर्ष करता है, विवान के खतरे का सामना करने के कारण गौरी खुद को असहाय और परेशान महसूस करती है। अनिश्चितता के बोझ तले दबी हुई है। उसका दिल अपराध बोध है और वह उलझन से भरी है क्योंकि वह नहीं जानती कि विवान या उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वह और क्या कर सकती है।
निराशा के इस क्षण में विमान धीरे से उसके पास पहुंचता है, उसे सांत्वना और आश्वासन देता है। वह गौरी से कहता है कि उसे अब तक जो भी कुछ किया है वह बल्कि सही है। उसकी हिम्मत और ताकत को स्वीकार करता है और उसे याद दिलाता है कि जब भी चीज़ें गलत हुई हैं तब भी उसके इरादे हमेशा नेक रहे हैं। विमान अपने पिछले कार्यों की जिम्मेदारी लेता है और अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करता है। वह कबूल करता है कि उसने अक्सर गौरी को गलत समझा है, कठोर बातों की है और उसके त्याग की कदर नहीं की है। वह उसे बताता है कि उसे बार बार निराश किया है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उसका भरोसा तोड़ा है। वह फिर भी वह इन सब के बावजूद वह भी कभी भी उससे या उसके परिवार से दूर नहीं हुई। इसके बजाय वह उनके साथ खड़ी रही, उनकी रक्षा करती रही और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ती रही। तब भी जब उसके पास दूर जाने के सभी कारण थे, विवान गौरी से कहता है कि वह स्वार्थी नहीं है। वास्तव में वह उसके विपरीत रही है। बार बार उसने अपनी खुशी के बजाय अपने परिवार की भलाई को चुना है। इस समय एक और तनावपूर्ण टकराव कहीं और होता है। हर्ष खुद को बेटी के सामने पाता है जिसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, कमरे में तनाव बढ़ता जाता है और सभी में भ्रम और भावनात्मक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। एक अन्य दृष्टि से देखा जाए तो कुछ पुरुष पास में खेल रहे होते हैं, तभी बेटी आती है जो उसके द्वारा फैली गई अराजकता से बचने की कोशिश करती है। एक छोटी सी आग उसे को बुझाने के लिए पानी लेती है, लेकिन पुरुष उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उसे चिढ़ाते हैं। बेटी उन्हें दूर रहने के लिए चेतावनी देती है, लेकिन कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और हमने लगता है कि हालांकि स्थिति अब बदल जाती है जब पुरुषों में से एक को कुछ असामान्य दिखाई देता है और बेटी चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी उपस्थिति एक मकसद का संकेत देती है। वह अपनी बहन का बदला लेने आई है और उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका भाई सुरक्षित रहेगा। वह वापस आकर केसर टूट जाती है और घटनाओं को खुलासे को भावनात्मक रूप से अभिभूत हो जाती है। रश्मि उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि दवंश ने उसे धोखा देने के लिए उससे शादी की। गौरी केसर से धीरे से बात करती है और कहती है वह उसका दर्द समझती है। वह बताती है कि दवंश उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शारदा और वीना दोनों ही अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि केसर के दुख को महसूस कर सकती है। वे उसे विवान को बचाने में मदद करने के लिए कहती है जो अब खतरे में है। गौरी केसर के सामने घुटने टेकती है और उसकी मदद की भीख मांगती है। वह कहती है कि उसकी मदद के बिना विवान को नहीं बचाया जा सकता है। परिवार में हर कोई गौरी की दलील पर समर्थन करता है और केसर से दवंश को खोजने में उसके साथ शामिल होने का अनुरोध करता है। केसर उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर अपने आंसू पोंछता है और मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह गौरी की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या करने की ज़रूरत है। समूह के उद्देश्य की भावना वापस आने पर तनाव थोड़ा कम लगता है, लेकिन फिर विवान सभी को बताता है कि दवंश को वापस लौटाना होगा। वह समझाता है कि दवंश अभी कमज़ोर है और उसे अपनी एड़ी चोटी का जोड़ उबारने के लिए अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय चाहिए। हालांकि उसे यकीन है कि दवंश वापस आएगा और जब आएगा तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। दवंश धीरे धीरे चाय में फंसे तीर की बाहर निकालता है जिसे उसे ठीक होने में संकेत मिलते हैं। इस बीच विमान यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि तभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएं। गौरी रश्मि को पवित्र धागा तैयार करने का निर्देश देती है जो उनकी आगामी योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रतीत होता है। हालांकि रश्मि सवाल करती है कि दवंश कैसे प्रकट होगा और क्या उनकी तैयारियां वास्तव में प्रभावित होंगी। चिंता से भरी हुई शारदा अपने डर को व्यक्त करती है कि दवंश की वापसी केसर को खतरे में डाल सकती है। उसे लगता है कि दवंश के इरादे शांतिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। विवान स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मार्गदर्शन और सहायता के लिए प्रथमवंशी से परामर्श करने का फैसला करता है। महेश गंभीर चिंता व्यक्त करता है वे देवांश को विमान को नुकसान पहुंचाने से कैसे रोकेंगे। अगर वास्तव में यही उसका मकसद रहा है तो रश्मि यह पूछकर चिंता को और बढ़ा देती है कि वे दवंश को उनकी बात सुनने के लिए कैसे मनाएंगे। गौरी शांत लेकिन दृढ़ सभी को बताती है कि दवंश को प्रभावित करने का केवल एक ही तरीका है और वह है पवित्र व्रत सावित्री व्रत का पालन करना। वह मनाती है कि भक्ति और परंपरा की शक्ति की ही एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो दवंश तक पहुंचा सकती है। जैसे जैसे दवंश ठीक होता जाता है प्रथमवंशी उसे अस्थायी रूप से कमज़ोर करने के लिए डिजाइन
किया गया एक विशेष उपाय बताता है। उन्हें कार्रवाई करने के लिए लगभग 30 मिनट का समय देता है। हर्ष योजना का प्रभार लेता है और निर्देशों को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि बैठी बातचीत को सुन लेती है